You can entertain yourself by listening to the story written by the author's own feelings. The characters, products, and incidents depicted in the story are all fictitious. The story does not insult the feelings, customs, and traditions of any person. This story is completely fictitious, and friends, we have only one request to you, that you like and subscribe to our channel so that the notification of the video can reach you. हम सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास करते हैं वही लोग जब हमारे अंत का कारण बन जाए, हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग हमें मौत की नींद सुला दे। तो क्या यहीं पर हमारी कहानी का अंत हो जाएगा या शुरुआत होगी या आरंभ था? पीहू के पुनर्जन्म का, एक ऐसी लड़की के पुनर्जन्म का जो अपने आप में ही सक्सेस बिजनेस वुमेन थी, पर उसे उसके अपनों ने ही धोखे से मार दिया। और वह अब एक ऐसी लड़की के शरीर में जन्म लेगी जो स्वभाव से ही घमंडी एटीट्यूड से भरी, थोड़ी सी नादान, थोड़ी सी नटखट थी। यह नई लड़की पीहू के पुरानी यादों और उसके खतरनाक अतीत से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पीहू की पुरानी यादें उसकी नई जिंदगी में दस्तक देने लगते हैं। क्या पीहू अपनी नई पहचान के साथ अपनी पुरानी यादों को वापस पाएगी? क्या वह अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड और विश्वासघाती दोस्त से बदला ले पाएगी? तो चलिए इसी के साथ हम अपनी यह स्टोरी शुरू करते हैं। एपिसोड 1, इंट्रोडक्शन। मुंबई शहर कहते हैं। ये शहर ख्वाबों का शहर है, जहां पर लोग अपने कई सपने सजाकर आते हैं। कोई इन सपनों में कामयाब हो जाता है तो कोई यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस शहर के बारे में सबसे खास बात तो ये कही जाती है कि यह शहर कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, ना कभी थकता है। और इसी शहर में हमारी कहानी की हीरोइन पीहू रहती है। तो चलिए आपकी मुलाकात हम अपनी कहानी की हीरोइन पीहू से करवाते हैं। बेड पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। सूरज की रोशनी झरोखे से छनकर उसके कमरे में उसके पूरे चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसे बेड पर लेटी हुई लड़की को कोई आवाज देता है। ये और कोई नहीं, उसे लड़की के पापा हैं, जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते हैं। उनकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी बेटी है उनके लिए। अब आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके पापा का करवाते हैं। इनके पापा का नाम वीर प्रताप सिंघानिया है, जो कि जाने माने एक बड़े बिजनेसमैन हैं। पीहू की मां का नाम रीना सिंघानिया है। यह एक हाउसवाइफ है और एक छोटा सा एनजीओ भी चलाती हैं। पीहू के पापा पीहू के ऊपर से चद्दर को खींचते हैं और अपने प्यारे आवाज में रहते हैं, प्रिंस उठ जाए, सुबह हो गई है। काफी देर हो रहा है। तभी पीहू अंगड़ाई लेती हुई अपने पापा के तरफ मुड़ती है। ये है हमारी हीरोइन पीहू सिंघानिया, जो देखने में इतनी खूबसूरत है कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इनकी उम्र 24 साल, गोरा रंग, 5 फीट 6 इंच हाइट, हल्की नीली आंखें, पे होंठ और कंधे से नीचे आते बाल, कॉन्फिडेंस इतना कि लोग पीहू को देखते रह जाए। पीहू को हर तरह के काम आते थे। ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसे पीहू ने सीख ना रखा हो। अपनी इतनी छोटी सी उम्र में वो काफी कामयाब थी। इनको डांसिंग, सिंगिंग, पियानो, गिटार, वायलिन, इन सब को बजने में बचपन से ही काफी रुचि थी। इसलिए जब यह इसे सीखने गई तो काफी जल्दी सीख गई थी और अब ये हर तरीके से इनमें परफेक्ट हो चुकी हैं। इन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है। ये देखने में बिल्कुल अपनी मां की तरह ही दिखती हैं। पीहू जैसे अपने पापा को देखते हैं तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उठकर अपने पापा के गले लग जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग पापा जी। उसके पापा कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपके ऑफिस नहीं जाना है क्या? ये सुनकर पीहू को याद आता है कि आज तो उसे इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वह जल्दी से अपने पापा को इंतजार करने के लिए कहकर वॉशरूम में भाग जाती है। उसके पापा नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पीहू तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। वहां देखते हैं कि उनकी मां ब्रेकफास्ट लग रही है। वो अपनी मां को दौड़कर जाती है और उनके गालों पर किस कर लेती है और गुड मॉर्निंग करती हैं। तभी रीना जी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चा, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारी आज ऑफिस में मीटिंग है ना? पीहू हाँ कहकर जल्दी से ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है।
पीहू के पापा पीहू को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। पीहू के पापा यह एक बड़े बिजनेसमैन है। इनकी उम्र 45 साल है। गोरा रंग, 6 फीट 6 इंच की हाइट, काली आंखें, देखने में बहुत ही हैंडसम है। यह अपनी बेटी और अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। जब पीहू का जन्म हुआ था तो रीना और वीर प्रताप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। उन्होंने पीहू को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से बड़ा किया था। पीहू जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सबको बाय कहकर वहां से निकल जाती है। वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। पीहू जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर एंट्री करती है तो सारे एम्प्लॉय खड़े होकर पीहू को देखने लगते हैं। वो उन्हें विश करते हैं। पीहू से सभी एम्प्लॉय बहुत डरते थे क्योंकि पीहू बहुत सख्त किस्म की थी। उसे अपने बिजनेस में किसी भी तरह की लापरवाही पसंद नहीं थी। पीहू कभी किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करती थी। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छी थी, बाकी दुनिया के लिए तो वह एक कठोर बिजनेस वुमेन थी, क्योंकि वह एक बिजनेस क्वीन थी। पीहू की मीटिंग थी तो वह सीधा मीटिंग रूम में चली जाती है। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चलती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने ऑफिस में चली आती है। जैसे ही अपने रूम में इंटर करती है वो देखी है कि सामने उसके रूम का फोन बज रहा था। वह सोचती है कि इस समय लैंडलाइन पर कौन फोन कर रहा होगा। उसे समझ आ जाता है कि यह फोन जरूर ऑफिशियल होगा, क्योंकि पर्सनल तो सभी उसके मोबाइल पर ही आते थे। वह जाकर अपना फोन उठाती है। तभी उधर से कोई कुछ कहता है। पीहू हम कहकर फोन रख देती है। आखिर में ये किसका फोन आया था? फोन के दूसरी तरफ वह कौन सा आदमी था और उसने पीहू से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से पीहू तुरंत ही ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से निकलने के बाद रास्ते में पीहू के साथ क्या होता है जानने के लिए बने रहिए स्टोरी में। लाइक, शेयर और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 2, पीहू का किडनैप। आपने सुना पीहू अपने आप ही साथी है और तभी उसे किसी का फोन आता है। वह बिना किसी को कुछ बताएं ऑफिस से निकल जाती है। अब आगे वह तुरंत वहां से अपनी कार लेकर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आती है तो उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा लगने लगता है। वह तुरंत अपनी कार का ब्रेक लगाती है और अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। तभी कुछ अजीब सा एहसास होता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि जरूर उसकी गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ किया गया है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ रहा है। लेकिन उसके पास अब कोई टाइम नहीं था, क्योंकि वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। वह बहुत चाह रही थी अपने आप को होश में रखने की, लेकिन वह ऐसा ना कर पाए और थोड़ी देर में ही वह बेहोश होकर गिर गई। उसके सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो गई थी। अब वह ना तो हिल पा रही थी, ना ही कुछ कर पा रही थी। जब वह होश में आई तो वह अपने शरीर को नहीं दिला पा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को खोलती और बंद करती। थोड़ी देर में अब उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा था। वह चारों तरफ देखकर शांत हो गई। वो कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड और उसकी पक्की सहेली, जो हमेशा उसे कहती थी कि मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, वह दोनों ही बेशर्मी से बाहों में बहन डाले खड़े थे। पीहू का बॉयफ्रेंड जिसका नाम रोहित था और उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम सिया था, वह दोनों बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसे देख रहे थे। रोहित जो कॉलेज टाइम का सबसे हॉट एंड स्मार्ट हैंडसम लड़का था, वह जितना ही गुड लुकिंग था उतना ही ज्यादा घमंडी था। रोहित की उम्र 28 साल और उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी। गोरा रंग, हल्का भूरा बाल, कुल मिलाकर वह देखने में हैंडसम था। कॉलेज की सारी लड़कियां रोहित पर मरती थी। तभी हा हा है जोर से हंसी की आवाज आती है और फिर सिया बोलती है, क्या हुआ माए स्वीटी, झटका लगा क्या? इतना कहते वक्त सिया और मोहित एक दूसरों की बाहों में एक दूसरे की कमर को पकड़े हुए खड़े थे और उसी की तरह हंसते हुए देख रहे थे। तू जो कि यह सब देखकर बिल्कुल सॉफ्ट थी, वह अपनी नजरों को बढ़ाकर दोनों को ही देखे जा रही थी। उसकी फेस एक्सप्रेशन एकदम ब्लैक थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह राशियों से क्यों बांधी है और ये दोनों बेशर्मों की तरह उसके सामने क्यों इस तरह से गले लगे हुए हंस रहे हैं।
पीहू सिया से एक अनाथ आश्रम में मिली थी। ये लोग अनाथ आश्रम में पैसे डोनेट करने के लिए गए हुए थे। पीहू के पापा बहुत ही दानी किस्म के व्यक्ति थे। वह हमेशा अनाथ आश्रम में पैसे डोनेट किया करते थे। वहीं पर पीहू की मुलाकात सिया से हो गई थी और फिर धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर सिया पीहू के साथ उसके स्कूल में पढ़ने की जिद करने लगी। इसके वजह से अपने पापा से कहकर अपने ही स्कूल में सिया का एडमिशन करवा ली। फिर अब क्या था, दोनों साथ साथ रहने लगे और यहीं पर पीहू की मुलाकात रोहित से भी हुई थी। रोहित कपूर, जो कि कपूर इंडस्ट्री का वारिस था, वो काफी घमंडी और एरोगेंट था। वह अपने पैसों का घमंड करता था। पीहू उन दोनों को बिल्कुल खामोशी से देखे जा रही थी। उससे तो कुछ कहते भी ना बन रहा था। वह तो अभी सिर्फ ये समझना चाहती थी कि जो सामने है वह सच है कि झूठ। तभी उन दोनों के हंसी की ठहाके वहां पर फिर से गूंज गई। वह पीहू को इस तरह से देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी को सुनकर पीहू ने उनसे बस 2 शब्द कहे, क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा। उसकी बात को सुनकर सिया बोली, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा जलती थी। मैं अनाथ आश्रम में जब से तुमसे मिली थी मैंने वहाँ देखा कि सभी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली। मैं सोची कि जब मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगी तो सभी लोग तुम्हारी वजह से मुझे भी पसंद करने लगेंगे। आखिर में मैं भी तो तुम्हारे तरह ही टैलेंटेड थी, लेकिन फिर भी सभी ने सिर्फ तुम्हें पसंद किया और मुझे इग्नोर कर दिया, इसलिए कि मैं गरीब और अनाथ थी ना। जो काम भी हम करते थे उसका क्रेडिट सारा तुमको मिलता था। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। मैंने तो तुम्हें कई बार खत्म करने की भी कोशिश की, पर तुम हर बार किसी न किसी तरह से बच जाती थी। मैं तुमसे कुछ भी बहाना बनाती थी तो तुम सारे बहनों को सच मान लेती थी। तुम तो इतनी बेवकूफ थी कि मेरी हर बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी। जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज के फर्स्ट दिन से ही मुझे रोहित से प्यार हो गया था, पर तुमने रोहित को भी मुझसे छीन लिया। सिया की आंखों में सिर्फ नफरत ही नफरत झलक रही थी। उसने गुस्से से पीहू को कहा, तुम्हें अनाथ आश्रम आना ही नहीं चाहिए था। सिया की बातों को कब से पीहू चुपचाप सुन जा रही थी। पीहू ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी पीहू अपनी लाल लाल आंखों से रोहित को दिखा और सिया को देखने लगी। सिया ने नैना की आंखों का पीछा किया और रोहित को देखते हुए बोली, डार्लिंग तुमने इसे बताया नहीं, चलो ये अनेक काम मैं ही कर देता हूँ। इतना कहकर वह हंसते हुए फिर से बोलता है, मैं और रोहित पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में थे। पीहू ये बात सुनकर रोहित की तरफ देखने लगती है, जैसे वह आंखों से ही पूछ रही है कि क्या वह सच कह रही है। रोहित जैसे देखा है कि पीहू उसे देख रही है, वह एक जहरीले स्माइल करके सिया को अपनी बाहों में खींच लेता है। आखिर में सिया उसे इतनी नफरत क्यों करती है, पीहू को ये समझ में ही नहीं आ रहा था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। एपिसोड 3, सिया की जलन और टॉर्चर करना। अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि किस तरह से सिया पीहू से जलती थी और उसे कितनी नफरत करती थी, जिसकी वजह से वह पीहू को जान से मारना चाहती थी। अब आगे स्टोरी में पीहू अपने इमोशंस को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रहे थे। पीहू तो रोहित की स्माइल को देखकर जिन आ रही थी। अब पीहू की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। तभी सिया पीहू के पास आकर उसकी गालों में जोरदार थप्पड़ मारती है। जैसे ही वह थप्पड़ पीहू को लगता है तो पीहू का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसके होंठ कट जाते हैं और होठों से हल्का खून निकलने लगता है, क्योंकि सिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके गालों पर थप्पड़ मारा था। पीछे से उसकी बालों को पकड़कर जोर से खींचते हुए उसका सर ऊपर कर देती है और अपने चेहरे पर एक भयानक स्माइल लेकर रहती है। ओ बेबी, कैसा लगा या सरप्राइज तुम्हें? इतना कहकर वह जोर से हा 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 का कर हंसने लगती है। तभी रोहित भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सिया उसे अपने हाथों से खींचकर अपने पास कर लेती है और कहती है कि डार्लिंग तुम उसके पास नहीं जा सकते हो। ऐसा कहकर बस पीहू के सर को जोर से जमीन पर पटक देती है। पीहू की एक जोरदार चीख निकल जाती है। उसके बाद चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है,
क्या उसके बालों को खींच कर रहती है। बेशर्म बेहया लड़की, अभी भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही है। उसकी बातों को सुनकर पीहू एक फीकी हंसी है और सोचने लगती है, जब रोहित ने पीहू को प्रपोज किया था तो रोहित ने पूरे कॉलेज के सामने उसे कुछ ऐसे तरह से प्रपोज किया था कि उसका दिल खुशी से भर गया था। वह उसे दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह अपने आप को सबसे स्पेशल फील कर पा रही थी। पीहू रोहित को दिल से चाहती थी। वो उसे काफी वक्त से प्यार करती थी। जब रोहित ने उसे प्रपोज किया तो उसके पास तो कोई कारण ही नहीं था उसे रिजेक्ट करने का। उसने झट से उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर दिया। वो खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से भी सब कुछ बताती है कि किस तरह रोहित ने उसे प्रपोज किया। उसकी इस खुशी को देखकर उसके माँ बाप भी उसके रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। ये सब सोकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। तभी सिया उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहती है, वो क्या हुआ मेरी जान, तुम्हें अफसोस हो रहा है क्या अपने फैसले पर? किन ख्यालों में खोई हुई हो? पीहू ने अपनी नजरें उठाकर उन दोनों को देखा जिस पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। वो उसके साथ क्या कर रहे हैं? तभी सिया फिर से बोली, रोहित बेबी तुम इसे क्यों नहीं बता देते हो? चलो मैं ही बता देता हूँ। रोहित ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। वह तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ था और जिस दिन तुमसे उसने तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली तो अब तुम्हारा क्या काम? इतना बोलते हुए रोहित और सिया एक दूसरों की बाहों में आ जाते हैं और बेशर्मी से एक दूसरे को चूमने लगते हैं। पीहू उन दोनों को देखकर उसकी आंखें नफरत से भरा जा रही थी। पीहू उन दोनों को देखकर बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने जब भी जो कुछ मांगा मैंने सब कुछ वह तुम्हें दिया। और सिया तुमने तो मैं शुरू से ही अपनी बहन मानते आ रही हूँ और मैं तुम्हें तो हर वह चीज दी जो तुम कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, जो तुम्हारे पहुंच से बाहर थी, और तुम ही ने मुझे धोखा दे दिया। उसकी यह बातें सुनकर वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। फिर सिया बोली, और नैना तुम वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। रोहित ने सिया के गालों पर एक किस करते हुए कहा, तुमने अभी हमें अच्छे से समझा ही कहा है। तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है? पीहू विश्वास से रोहित की तरफ देखने लगी। तभी सिया बोली, तुम्हारे लिए डार्लिंग एक और सरप्राइज है। और यह बोलकर उसने सामने लगे टीवी का रिमोट दबा दिया। उसे पर एक सीन चलने लगा। वह वीडियो जैसे जैसे चल रहा था उसे पर से बम ब्लास्ट होने की आवाज तेज और तेज होने लगी थी। पीहू अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए उसे वीडियो को देख रही थी। वो बहुत हैरान हो गई थी। उसका दिल घबरा रहा था। अब उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। चोट लगने की वजह से उसके सर से खून भी काफी ज्यादा बह रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? वह बार बार यही चिल्लाकर बोले जा रही थी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। वह पूरी ताकत से अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस वह नाकाम रही। वह उन दोनों को देखकर रोने लगी और भीख मांगने लगी, प्लीज मेरे पेरेंट्स को बचा लो। तुम्हारी दुश्मनी मुझे है तो मुझे मारो, पर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही किया था, फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नरक में भी कभी जगह नहीं मिलेगी। तुमने हमारे विश्वास को इस तरह तोड़ा है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पीहू की बातें सुनकर सिया और रोहित जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रोहित ने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमी वहां पर एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आते हैं। वो डब्बा पेट्रोल से भरा हुआ था। फिर उसके आदमी पूरे ही गोदाम में पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। वो पेट्रोल को पीहू के ऊपर भी डाल देते हैं। पीहू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहां आंसू उसे अपने लिए नहीं बह रही थी, वह तो अपने पेरेंट्स की हालत को देखकर आंसू बहा रही थी। उसकी एक गलती, उसकी सिर्फ एक फैसला आज उसके पेरेंट्स को भी मौत के मुंह में धकेल दिया था। वह इतना रो रही थी कि उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे अपनी मौत का जरा भी खौफ नहीं था। वह शुरू से ही समझ गई थी कि आज उसे ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर यह उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। रोहित ने बहुत पहले ही पीहू की सारी दौलत अपने नाम करवा ली थी। अब उसे जिंदा रखने का तो कोई बात ही नहीं बनता।
अब रोहित के आदमी चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर बाहर चले गए। अब सिर्फ वहां पर वह तीनों ही मौजूद थे। पीहू जो सब अपनी आंखों से देख रही थी, वह इतनी कमजोर नहीं थी कि कोई भी उसे इस तरह मारकर चला जाए, लेकिन इन लोगों ने पहले ही उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दे रखा था, जिसकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। वह ये सब कुछ देखकर शिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकती थी। पीहू ने अपनी गुस्से भरी आंखों से उन दोनों को देखा। वह दोनों तो एक पल के लिए उसकी आंखें देखकर डर गए थे। उसकी आंखों में वह आंख थी जो उन दोनों को जलाकर तुरंत ही रख करने के लिए बेचैन थी। सिया ने जल्दी से लाइटर निकाल लिया क्योंकि वह अब उसे देखकर डर रही थी। वह सोच रही थी कहीं ये बच न जाए। उसके हाथ कांप रहे थे पीहू की आंखों देखकर, फिर भी उसकी नफरत उसे यहाँ तक ले आई थी कि वह लाइटर को जलाकर जल्दी से जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही लाइटर जमीन पर गिरा, वहां एक तेजी से आंख पकड़ना शुरू हो गया। अब पीहू अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को खोलने लगी थी। उसके हाथ पूरी तरह से कट चुके थे, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से वह रस्सियां टूट जाती हैं और वह तेजी से खड़ी होकर सिया की तरफ आती है। सिया उसे आता देखकर जल्दी से पीछे की ओर भागने को हुई, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वह काफी तेजी से आकर सिया को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। उसने उसका गला इतनी जोर से दबा रखा था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और दूसरी तरफ आज की लपटें चारों तरफ फैल गई थी। रोहित जब पीहू को देखा है कि उसने सिया की गर्दन को दबा रखा है, तो वह उसे छुड़ाने के लिए उसके पास दौड़ पड़ता है। वह उसे काफी देर तक छोड़ना रहा, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ सिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो पीहू आप सिया के ऊपर अपनी पकड़ इसी तरह से बने रहेगी कि सिया उस छूट जाएगी और पीहू को मार देगी। स्टोरी को जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। एपिसोड 4, पीहू की मौत। अभी तक स्टोरी में आपने सुना था कि सिया किस तरह से पीहू को टॉर्चर कर रही थी और उसे परेशान कर रही थी, जिसे पीहू ने सिया का गला जोर से दबा दिया था। अब आगे रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके हाथों को कैसे खींच पाए। तभी रोहित एक जोरदार लकड़ी से उसके सर पर वार करता है, जिससे पीहू के हाथों की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है और वो पीहू को जोर से धक्का मारता है। पीहू तुरंत जाकर आपकी लफ्तों में गिर जाती है, लेकिन उसके शरीर पर पेट्रोल गिरा होने की वजह से एक ही सेकंड में उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। और जब पीहू सिया को पड़ी थी, तब उसके शरीर का पेट्रोल सिया के शरीर में भी लग गया था। इसकी वजह से सिया को भी वह आग पकड़ लेती है। रोहित जो इन दोनों को चुरा रहा था, तो उसके भी शरीर पर कुछ पेट्रोल लग गया था। आपकी लगता उन दोनों को भी लग चुकी थी। इधर सिया जो आग में गिरी हुई थी, उसके मुंह से एक चीज तक नहीं निकल रही थी। उसकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो चिल्ला चिल्ला कर उसका गाल फट गया होता, पर यह आज तो पीहू के दिल में लगी आग से भी कम उसे एहसास दिला रही थी। जो आज उसके दिल में लगी थी, उसकी जलन तो इस आंख से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने अपनी मुंह से एक चीज तक ना निकली। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को आग लग चुकी थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी चिल्लाने की आवाज पीहू के कानों में भी सुनाई पड़ रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर पीहू को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वह सोच रही थी कि उसकी क्या गलती थी, यही ना कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा किया और अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया, उससे इतना प्यार किया। इस भरोसे के चलते उसने आज अपने पेरेंट्स को खो दिया और खुद की मौत की वजह बन गई। भगवान से शिकायत कर रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसे मरते तो मरते, पर उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरी वक्त में उसने अपना बदला तो ले लिया था, फिर भी उसके दिल में एक गुस्सा, एक नफरत भरी हुई थी और कहीं पर थोड़ा सा सुकून भी था। अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वह उन्हें आपके लैपटॉप में जलकर मर गई। अब दोस्तों, क्या यहाँ पर पीहू की स्टोरी समाप्त हो जाएगी या फिर स्टोरी यहीं से शुरू होगी?
जी हाँ दोस्तों, अब तो स्टोरी यहाँ से शुरू होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों। ये चैप्टर छोटा था, आगे के सभी चैप्टर आपको बाद मिलेगा। या चैप्टर छोटा इसलिए था कि यहाँ से पीहू का की मौत हो जाती है और फिर रिबॉर्थ होता है जूही के रूप में, तो इस चैप्टर को यही खत्म करना पड़ा। एपिसोड 5 रीबर्थ पीहू का। दूर कहीं एक घर में एक लड़की बेड में सोई हुई थी। वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी घनी पाल के सोते हुए भी फड़फड़ा रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वह बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। धीरे से उसने अपनी उंगली हिलाना स्टार्ट किया। उसकी पलके आईब्रो ऊपर से नीचे हो रही थी। धीरे धीरे उसे लड़की ने अपनी आंखें खोली। तेज रोशनी उसे लड़की की आंखों में लगी। तुरंत ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंखें बंद करने रहने के बाद उसे लड़की ने अपनी आंखों को फिर से खोला। उसे लड़की को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था वह कहाँ है। उसे जलन का एहसास भी नहीं हो रहा था। वह कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी। तभी उसे रूम का गेट खुला और 4-5 डॉक्टर अंदर आ गए। उन डॉक्टरों को देखकर वह लड़की घबरा गई। वह उन डॉक्टरों को देखकर काफी ज्यादा डर रही थी। तो बस इतना समझ में आ रहा था कि वह बच गई है और लगता है रोहित और सिया ने उसे अस्पताल में भर्ती किया हुआ है और यह डॉक्टर उन्हीं के लोग हैं। वो उन्हें घबराई हुई नजरों से देखने लगती है। वही वो डॉक्टर उसे देखकर बिल्कुल हैरान थे। वो उसकी नजरों को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करे। वह जिस तरह से डॉक्टर को घर कर देख रही थी, उन्हें उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी उसने झट से अपने साइड में रखे ट्रे से एक सर्जरी नाइफ उठा लेती है और उन डॉक्टरों की तरफ पॉइंट करके कहती है, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना वरना मैं सबको मार दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ कैद करके रखने की। उसे लड़की की बातों को सुनकर सारे डॉक्टर बिल्कुल हैरान थे। वह एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर उन्होंने सोचा शायद यह उसे एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। वो काफी डर गई होगी। इतना कहकर वो डॉक्टर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, पर वो लड़की जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहे थे वह पीछे हटते जा रही थी। अब उसे लगा कि लगता है ये डॉक्टर उसे पकड़ लेंगे, तो उसने तेजी से वार कर दिया। उसके वार की स्पीड इतनी ज्यादा थी, तेज थी कि वहां खड़े 2 डॉक्टरों के हाथ कट जाते हैं। तुम डॉक्टर के हाथों से खून बहने लगा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस लड़की को रोके। अंदर का शोर गुलशन कर बाहर खड़े बॉडीगार्ड जल्दी से अंदर की ओर आते हैं, लेकिन वह लड़की उन्हें भी वो नाइट दिखाकर वहीं रुक जाने को कहती है। लेकिन जैसे ही वह ढेर सारे बॉडीगार्ड अंदर आते हैं, वह लड़की एक साइड जाकर दीवार से लग जाती है। तभी उसके सामने बहुत भीड़ लगा एक बड़ा शीश जो कि साइड की ही दीवार पर लगा हुआ था। उसकी नजर उस शीशा पर पड़ती है। शीशे की तरफ बड़ी ही आश्चर्य से देखती है। फिर वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छूने लगती है। वो पूरी तरह से अपने शरीर को इधर उधर छू रही थी। उसकी यह हरकत देखकर वहां खड़े वह बॉडीगार्ड और वह डॉक्टर, उनके एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़की क्या कर रही है, पर उन्हें समझ में भी कैसे आता। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कर क्या रही है। वही वह घबराई हुई लड़की जो कि अपनी पीहू थी, वो अपने सारे शरीर को छू छू कर चेक कर रही थी। उसके शरीर पर कहीं जेल का निशान नहीं था और वह जैसे अपना चेहरा देखती है उसे आश्चर्य होता है कि यह चेहरा भी तो उसका नहीं था। तो फिर यह चेहरा किसका है और वह कौन है? वह यहाँ कैसे आ गई? अगर यह चेहरा उसका नहीं है तो फिर वह शरीर के अंदर क्या कर रही है? उसे अपने आप को ही देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। वह इतनी साफ में थी कि यूज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह या बिल्कुल नहीं भी नहीं थी। उसके हाथ पैर कहाँ पर दी, उसके होठ फड़फड़ा रहे। द यूज बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि या सामने खड़ी लड़की कौन है। वह शौक के मारे अपने आप को आईने में देखे जा रही थी। उसके पीछे जितने भी लोग मौजूद दी उसकी हरकत को देखकर बिल्कुल हैरान होकर यूज लड़की के पीछे खड़े हुए थे। वो लड़की पीछे मुड़ी और उन लोगों की तरफ देखते हुए उसे आईने को दिखाकर पूछता है कि यह कौन है। उसके इस बात पर वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं।
मुझे जवाब देता ना देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए फिर से बोलता है, मैंने पूछा ये लड़की कौन है? उसकी आवाज में एक डर था, एक घबराहट थी, आंखों में आंसू था, उसकी पूरी बॉडी कब आ रही थी। तभी वहां एक औरत आती है और वह प्यार से कहती है, तुम मेरी बेटी हो। जैसे ही उसे लड़की ने ये सुन उसकी बॉडी वही फ्रिज हो गई, उसका दिमाग पूरी तरह से घूमने लगा था। वह लड़की बोली, झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। और उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ, उसने अपना सर पकड़ लिया, अब उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो वहीं जमीन पर वह बैठ गई और जोर से चिल्लाई, वह काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी। थोड़ी देर बाद इसी तरह हुआ, बेहोश हो गई। उसे कमरे में सारे लोग मौजूद थे जो देख बिल्कुल आश्चर्य में खड़े थे। तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा, मिसेज रायजादा, आपकी बेटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके सर पर गहरी चोट भी लगी है। मुझे लगता है इसी वजह से आपकी बेटी सब कुछ भूल गई है, वह अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही है। तभी वह लेडी बोलती है कि मेरी बेटी को सब कुछ कब तक याद आएगी? तभी वह डॉक्टर बोलता है, पता नहीं मिसेज रायजादा, हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है यह एक हफ्ता हो या एक महीना या एक साल, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्हें ये सब कभी ना याद आए। ये सुनकर मिसेज रायजादा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर डॉक्टर सबको देखकर आगे बोलता है, अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना, उन्हें बीती बातें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको इतना गहरा सदमा लगा है कि आपकी बेटी को जरा सा भी स्ट्रेस उन्हें कोमा में ले जा सकती है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कोई भी रिस्क नहीं लेना। तभी वहां पर मिस्टर रायजादा आते हैं, वो बोलते हैं, हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, हम उसका बहुत ही ख्याल रखेंगे। और यह बोलकर वह अपनी वाइफ को चुप करने लगते हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 6, पीहू के सामने धानी की आत्मा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के उसे प्राइवेट रूम में जहां वह लड़की थी, वहां अचानक ही तेज हवा चलने लगती है। विंडो में लगे कॉटन तेज तेज से उड़ने लगते हैं। वहां पर रखे सामान धीरे धीरे करके हिल रहे थे, डेस्क बोर्ड भी हिल रहा था। तभी एकाएक बेड पर लेटी उसे लड़की की आंखें खुलती है। वो अपने चारों तरफ देखती है, समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। चारों तरफ थोड़ी ही देर में धुआं धुआं सा फैल जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा कमरा बिल्कुल धुएं से भर गया हो। वह लड़की सब कुछ बैठे हुए देख रही थी और ये लड़की और कोई नहीं, हमारी हीरोइन पीहू थी। उसकी आंखें बिल्कुल आश्चर्य से बड़ी हुई थी। वह अपनी चारों तरफ आश्चर्य से देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक परछाई स्पष्ट होने लगती है। सामने खड़ी लड़की को देखकर पीहू बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं थी बल्कि वही थी जिसकी शरीर में इस वक्त पीहू की आत्मा थी, यानी उसके सामने खड़ी लड़की इस शरीर की असली मालकिन थी। इस लड़की का नाम जूही था। जूही अपने सामने अपने उसे शरीर को देख रही थी जिसमें अब किसी और की आत्मा थी। तभी सामने देखते हुए जूही बोलती है, डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। मेरी मौत हो गई है और शायद भगवान अब मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे कर्म ही इतने खराब थे। मैं दूसरा मौका चाहती भी नहीं अपने भगवान से, लेकिन मैं तुमसे बस इतना रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मैं अपने माँ पापा और मेरे 2 भाई हैं, भाभी है, मेरी चाची हैं, चाचा है, उनको मैंने बहुत ही तकलीफ दिया है। मैं हमेशा उनकी इंसल्ट की है, हमेशा उनकी बेइज्जती की है। वो हमेशा मेरे साथ प्यार से रहते थे, पर मैंने अपने घटिया दोस्तों के बहकावे में जाकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर वालों से बहुत ज्यादा प्यार करो। मैं अब दोबारा उनके पास नहीं आ सकती, पर अब भी मैं तुम्हारे जरिए उनके पास हूँ, इसलिए तुम धीरे धीरे उनके दिलों को जीतकर मुझे मेरे सारे किए गए पापों से मुक्ति दिला देना, जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए और मैं इस दुनिया से जा सकूं। जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरा इतना काम करना होगा। उसकी बातों को सुनकर पीहू हाँ में सर को हिला देती है।
और कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शरीर मिला है, यह मुझ पर तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान है और इस एहसान के बदले तुम जैसा कहोगी मैं वो करूंगी जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उसकी बातों को सुनकर जूही के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहां से फिर इस धुएं की तरह गायब हो जाती है। तभी अचानक पीहू जोर से चौंक कर अपने बेड से उठकर बैठ जाती है और वह अपने चारों तरफ घबरा कर देखने लगती है, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। पर अभी कुछ देर पहले उसे सपने में आई सभी बात एकदम स्पष्ट तरीके से याद थी कि उसे आत्मा ने उसे क्या कहा था। वह अपने मन में कुछ सोचने लगती है। वह बेड पर से उठकर धीरे से वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। जब वहां पहुंचती है तो खुद को आईने में देखकर वह धीरे से अपने चेहरे को छूने लगती है। वो यकीन करना चाहती थी कि क्या वह वही है। वह लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी एकदम डार्क नीली आंखें थी, पतले गुलाबी होंठ थे, घनी पलके, गोरा दूध जैसा रंग था, लंबे कमर तक आते बाल थे, खूबसूरत लंबी गर्दन थी, उसके गाल काफी गोल मटोल भारी भारी से थे। देखने में तो वह पीहू से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। यह सब देखकर पीहू सोचने लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और के शरीर में आ सकती हूँ? क्या मेरा रिवर्स हुआ है? क्या मुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया है? उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका रिबॉर्न हो चुका है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहाकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अपने मम्मी पापा को याद करके वह रोने लगती है। वह आखिरी समय में भी अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाई थी। वह घुटनों के बल बैठकर फूटकर रोने लगी। उसे जन्म की सभी बातें याद आ रही थी। तभी अचानक से उसे प्राइवेट रूम का गेट खुलता है। अब उसे लड़की की फैमिली उसे रूम के अंदर आ जाती है। वहां पर खाली पेट को देखकर सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे सब जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी श्रीमती प्रिया राय ज्यादा वॉशरूम के पास जाती हैं और दरवाजा खटखटाना लगते हैं। उसे खटखटाहट की आवाज को सुनकर पीहू अपने आंसू को मूंछ खड़ी होकर दरवाजा खोल देती है। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है। वैसे तो वो डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी, पर वह अभी इसके शरीर में थी। उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और उसकी फैमिली कैसी है वो ये भी नहीं जानती थी। उसे अभी कुछ भी नहीं मालूम था। तभी उसकी माँ ने सामने अपनी बेटी को देखा तो वह थोड़ा शांत हो गई। तभी वह सामने की औरत को देखकर पीहू को याद आता है कि कुछ देर पहले जब उसे होश आया था तो इस औरत ने उसे उसकी माँ का कर बताया था। पीहू उनकी तरफ देखने लगती है, पर उसके अंदर अभी कोई भी किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें बेहद शांत थी। अपनी तरफ इस तरह देखा हुआ अपनी बेटी को देखकर अब तो प्रिया जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी बेटी उनसे बिल्कुल अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत इकट्ठा करके कहा, बेटा तुम्हें अभी बेड से नहीं उठाना चाहिए था। उनकी आवाज में एक दर्द था, एक तड़प थी। अपनी बेटी को यूं अनजान वाला बर्ताव करते हुए देखकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। वह देख सकती थी कि उनकी आंखों में बहुत हाई दुख दिख रहा था। पीहू ने उनसे एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, बस वो खामोशी से अपनी नीली नीली आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर ही देखे जा रही थी। तभी वहां पर जूही की चाची आ जाती हैं और बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम्हारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इतना कहकर वह जूही को आराम से बेड पर बिता देती हैं। अपनी प्यारी सी राजकुमारी की ऐसी हालत देखकर उसके पापा दक्ष, उनका दिल तो टूट ही रहा था। तभी पीहू उनकी तरफ देखकर बोली कि आप सब कौन हैं? इतना सुनकर तो मिस्टर रायजादा के दिल को जैसे एक चोट लग गया हो। उन्हें वहां काफी दर्द हो रहा था। उनकी अपनी बेटी उनसे पूछ रही थी कि वह सब कौन है, पर वह कर भी क्या सकते थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनकी बेटी की याददाश्त चली गई है, इसलिए वह सब खामोश थे। तभी जूही की माँ प्यार से कहती है, बेटा आपका नाम जूही है, जूही रायजादा, और ये आपके पापा हैं दक्ष रायजादा, और ये तुम्हारे चाचा और ये दादा दादी हैं, और ये तुम्हारी चाची सीमा रायजादा है, और मैं तुम्हारी माँ हूँ प्रिया रायजादा, और तुम्हारे दो बड़े भाई भी हैं और एक भाभी और एक प्यारा सा भांजा भी है। इतना बोलकर वह चुप हो गई। तभी पीहू के मन में एक बात खटक गई कि मेरे दो बड़े भाई हैं, ये बात तो मुझे पहले से पता है। मेरे चाचा है, मेरी भाभी है, ये भी मुझे पता है।
यानी वह सपना सपना ना होकर सच था, यानी सच में मुझे जूही की आत्मा दिखाई दी थी। वो मुझसे बात कर रही थी। यह सब सोकर वह बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। उसका सर बिल्कुल घूमने लगा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, अभी स्टोरी आगे भी है, पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताएं आपको यही स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड 7, अपने भाइयों से जूही की मुलाकात। दोस्तों, अब से हम पीहू को जूही ही बुलाएंगे। अब आगे। पीहू उसे फैमिली को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जूही की इतनी प्यारी फैमिली है और जूही उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। वो मन ही मन सोचती है कि भगवान ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है और मुझे एक प्यारी सी फैमिली दी है। मैं अपने इस फैमिली से हमेशा ही अच्छे से व्यवहार करूंगी, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूंगी और खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगी। इतना सोचकर वह सामने की ओर देखने लगती है। तभी अचानक से उसे रूम का दरवाजा खुलता है। दो बेहद ही हैंडसम लड़के अंदर की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग से ही उनका एटीट्यूड झलक रहा था। ये पहले इन दोनों लड़कों का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। ये दोनों लड़के और कोई नहीं, जूही के भाई हैं। ये दोनों एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। यह बाहरी दुनिया के लिए बहुत ही क्रूएल और सख्त मिजाज के हैं, पर यह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों भाई उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते थे, पर उनकी यह बहन हमेशा इसे खफा खफा रहती थी। वह तो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर इसे ठीक से बातें भी नहीं करती थी और अपने इन दोनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी भी किया करती थी। पर उनके ये दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वह उसकी धारा की गई बेइज्जती को हमेशा नजरअंदाज करते थे। इनके बड़े भाई का नाम आयांश राय ज्यादा था। ये राय ज्यादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के CEO थे। बिजनेस के मामले में बहुत ही ज्यादा कड़क और फ्रंट के मामले में यह उतने ही नर्म पड़ जाते थे। इनकी उम्र 29 साल है। ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर हैं। 6 फीट 5 इंच की हाइट है। रंग गोरा, भूरी आंखें, बालों का रंग हल्का ब्राउन है। इन्हें हर कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। लड़कियां तो उनके पीछे दीवानी बनी फिरती हैं, पर यह कभी उन लड़कियों के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। इनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक प्यारी सी बीवी जिनका नाम दीक्षा है और इनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम वंश है। इनके बारे में हम आगे स्टोरी में और भी बताएंगे, पर अभी स्टोरी में आगे चलते हैं। अब मिलते हैं जूही के दूसरे नंबर के भाई से। उनके दूसरे भाई का नाम रेहंस राय ज्यादा है और यह भी अपने दूसरे बड़े कंपनी के CEO हैं। दुनिया के सामने ये भी बहुत ही कड़क मिजाज के हैं। इनकी पर्सनैलिटी एकदम हीरो जैसी है। ये बिल्कुल अपने भाई की तरह ही दिखते हैं। इन्हें जिम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इनका ज्यादातर समय एक्सरसाइज करने में और कुछ इंटरेस्टिंग करने में ही बीत जाता है। यह अपने बिजनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। अभी यह बिल्कुल सिंगल है। देखने में बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग भी हैं। काफी ज्यादा स्मार्ट है। इनकी उम्र 27 साल है। इनकी आंखें भी अपने भाई की तरह ही ब्राउन कलर की है, जो इनके चेहरे पर बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ये कुछ फ्लर्टी टाइप के हैं। इन्हें भी देखकर लड़कियां दीवानी रहती हैं। आगे ये दोनों भाई जैसे ही चलकर अपनी बहन के पास आते हैं, जूही उन दोनों की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। वह जैसे ही जूही के पास पहुंचते हैं तो प्यार से आयांश जूही के सर पर हाथ रखता है और पूछता है, बच्चा आप कैसी हो। और जूही इन दोनों भाई को बड़े ही कंफ्यूजन से देख रही थी। तभी उसने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। फिर जूही ने उनसे पूछा, आप दोनों कौन हो। जूही का जवाब सुनकर वह दोनों भाई इमोशनल हो गए। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आयांश जूही के सर पर हाथ फेराते हुए बड़े प्यार से बोला, बच्चा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हम तुम्हारे भाई हैं। उनकी बातों को सुनकर जूही को याद आया कि उसे बताया तो गया था कि उसके 2 भाई हैं, तो क्या यही दोनों भाई हैं। फिर जूही अपने दोनों भाइयों को बड़े ध्यान से देखते हैं और मन में कहती है कि
वह देखने में तो दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं और कितने प्यार भी हैं। जूही कितनी पागल थी जो अपने इतने प्यारे भाइयों के साथ इतनी बदतमीजी करती थी। मेरे इतने प्यारे भाई हो तो मैं हमेशा उनकी प्यारी बहन बनाकर रहना चाहती और उनसे हमेशा प्यार करती। तभी वह दोनों भाई देखते हैं कि उनकी बहन बिल्कुल शांत हो, अपने ही ध्यान में लगी हुई है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में जूही क्या सोच रही है। उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्या जूही उनसे बात नहीं करना चाहती। यही सोच सोच कर दोनों भाइयों के दिल घबरा रहे थे कि क्या फिर से रूही उनसे दूर हो जाएगी। उनके दिल की घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन अब भी जूही बिल्कुल शांत थी। उसको ना बोलना देखकर उसके छोटे भाई रेहंस ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, आप आराम करिए, हम डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाते हैं। आखिर में आपको घर जो चलना है, अभी कुछ नहीं रहती और बस हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि जूही उनसे बातें क्यों नहीं कर रही है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वह चुपचाप डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाने चले जाते हैं। दोनों भाई के जाने के बाद जूही उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सकती थी कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है और ये दोनों भाई उसे कितना प्यार करते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जूही ने अपने परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों किया और फिर ऐसा क्या हुआ कि जूही की मौत हो गई। अभी भी ये सब बातें उसके लिए बिल्कुल एक रहस्य बनी हुई थी और वह इन बातों को जानना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब उसका सर दर्द से फटने लगा था, इसलिए वह सारी बातों को एक किनारे कर जल्दी से अपना मुंह धोने लगती है। अपना मुख साफ करके वह वॉशरूम से बाहर आती है, तभी बाहर से उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं। उनके हाथों में डिस्चार्ज पेपर था। भाई जूही की तरफ देखते हैं, उनकी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह मिला हुआ था। लग नहीं रहा था कि वह इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद ठीक हुई है। उन्हें कुछ अजीब भी लग रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट के पहले वाली जूही काफी बदतमीज और एरोगेंट थी। वह किसी से बात नहीं करती थी और हंसती तो बिल्कुल नहीं थी। वह जब भी अपने भाइयों को देखी थी तो चिड़चिड़ाने लगती थी और उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। वो काफी चिड़चिड़ी थी, पर यह एक्सीडेंट के बाद वाली जूही तो बिल्कुल शांत है। अभी तक उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन के मुंह से एक आवाज तक नहीं सुना था, जिससे उनका दिल बेचैन हो रहा था। यांश अपनी बहन के पास आता हुआ बोल, क्या बात है, आज मेरी प्यारी सी बहन बहुत ही क्यूट लग रही है। ये बोलकर वह जूही को एक प्यारी सी स्माइल पास कर देता है। जूही अपने भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अपने भाई की तरफ देखने लगती है। जब आयांश स्माइल कर रहा था तो वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके चेहरे पर वह स्माइल बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसे देखकर अचानक ही जूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपने भाई की ओर देख रही थी। फिर बड़े प्यार से ही उसने कहा, भाई आप डिस्चार्ज पेपर ले आए। उसकी इन बातों को सुनकर तो एक पल के लिए आयांश जाम ही गया। उसके भाई ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बहन उनसे इतने प्यार से बोलेगी। उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी उनकी बहन उनसे बातें भी करेगी। वह तो उन दोनों भाइयों से बात करना दूर, हमेशा उनसे गुस्सा ही करती रहती थी। जूही पहले बहुत ही ज्यादा जिद्दी हुआ करती थी। वह अपनी जीत को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह काफी घमंडी लड़की थी, इसलिए उसे ज्यादातर उसके क्लासमेट बातें नहीं किया करते थे, क्योंकि वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। इसी समय उसके कुछ अमीर और घमंडी बच्चे दोस्त बन गए। वह लोग काफी बुरे किस्म के थे और उन्हीं की संगत में आकर जूही भी बिल्कुल उन्हें तरह बन गई थी। पहले जब वह छोटी थी तो वह ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई और अपने उसे घटिया दोस्तों की संगत में पड़ती गई, उसकी आदतें भी उतनी ही ज्यादा बिगड़ी गई और पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से वह बिल्कुल बेगम हो चुकी थी। वह अपने बड़े भाई को देखकर कहती है, भाई आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
उसकी बातों को सुनकर तो जैसे दोनों भाइयों के ऊपर बिजली ही गिर पड़ती है। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी बहन ना तो उनसे बातें करेगी बल्कि उनकी तारीफ भी करेगी। अब क्या था, अब तो आयांश भाई हवा में उड़ने लगे, लेकिन वही रेहंस भाई का तो मुंह ही बन गया। उन्होंने तुरंत शिकायत करते हुए अपनी बहन से कहा, जूही नॉट बैड, या तुम कैसे कर सकती हो, तुमने आयांश भाई की तारीफ की और मेरी तारीफ तो की ही नहीं, क्या मैं देखने में इतना बुरा लगता हूँ। वह शिकायत या लहजे में अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो एक बहुत छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी मम्मी से बड़ी बड़ी शिकायतें कर रहा हो। उसकी इन बातों को सुनकर फिर से जूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर तो दोनों भाइयों को 440 वोल्ट का झटका ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं अब कई बार हो चुका था कि जूही हर बात मुस्कुराहट के साथ बोलती थी। जूही बड़े प्यार से अपने छोटे भाई रेहंस की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अब उसकी बातों को सुनकर रेहान भाई भी हवा में उड़ने लगे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पंख आ गए हो और वह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। उधर जूही को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ मेरी थोड़ी सी ही तारीफ करने में मेरे दोनों भाई के चेहरे कैसे टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। उनके चेहरे इस समय बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। उन दोनों को देखकर जूही खुद में ही मुस्कुरा दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ये दोनों भाई कितने प्यारे हैं और वो जूही से कितना प्यार करते हैं। उनके दोनों भाई को ये बात पता थी कि जूही की याददाश्त चली गई है, इसलिए अब वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। अपनी बहन के साथ रहने का उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब तक उनकी बहन की याददाश्त नहीं आप वापस आ जाती, वो उसके साथ बिल्कुल पहले की जैसे रहेंगे, चाहे थोड़े से पल ही हो। वह प्यार से जीना चाहते थे और अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा प्यार करना चाहते थे। वह देख रहे थे कि जूही अभी उनसे ठीक से खुलकर बातें नहीं कर रही है। वह जान सकते थे कि अभी उसके मन में किस तरह के दुविधा चल रही होगी, पर वो कुछ नहीं कहते और जूही की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बच्चा, क्या तुम रेडी हो, अब हम घर चले। जूही हाँ में सर हिला देती है। दोनों भाई चलने को तैयार हो जाते हैं। वह दोनों ही जूही के दोनों साइड आकर खड़े हो जाते हैं। जूही को चलने के लिए आयांश इशारा करता है। जूही जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, कमजोरी की वजह से लड़खड़ा जाती है। वो दोनों भाई झट से उसे पकड़ लेते हैं। जूही उनका केयरिंग नेचर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब तक तो वह समझ चुकी थी कि ये दोनों भाई उसके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। तभी आयांश जूही को अपनी गोद में उठा लेता है। अब देखकर तो जूही बिल्कुल से बहुत चक्की रह जाती है। उसे शर्म भी आने लगती है, क्योंकि यह बॉडी भले ही जूही की हो पर आत्मा तो इसके अंदर पीहू की थी और सामने दो खड़े लड़के उसके लिए बिल्कुल अंजाम थे, तो भाई शर्माना तो लाजिमी था। तभी रेहंस अपने भाई से ज्वेलर्स फील करते हुए बोला, भाई आप थक जाएंगे, जूही को मुझे दीजिए, मैं गोद में उठा लूंगा। आयांश अपनी आंखें बड़ी करते हुए रेहंस की तरफ देखा है और फिर अपने कड़क आवाज में बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं जूही को उठाकर थक जाऊंगा और तुम उठाओगे तो तुम बिल्कुल नहीं थकोगे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उसकी बातों को सुनकर तो रेहान सब पक जाता है, क्योंकि वह फ्लो में तो भूल ही गया था कि उससे ज्यादा ताकतवर तो उसके भाई हैं, फिर वो कैसे थकेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जेलस सारे काम करवा देता है। बेचारे रेहंस के साथ भी यही हो रहा था। वह बेचारा तो जूही के सामने बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है और फिर अपनी जुबान बंद करना ही ठीक समझता है। इन दोनों की बातों को शांति से सुन रही थी। वह इन दोनों भाइयों को अभी ठीक से समझ नहीं पा रही थी, इसलिए बस उनकी बातों को सुनकर आप जरूर कर रही थी। अब आयांश जूही को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ जाता है। वह लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट सीधा नीचे फ्लोर पर आ जाती है। रेहान जल्दी से लिफ्ट खोलकर आगे आगे चलने लगता है। वह दोनों पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। रेहान जल्दी से डोर ओपन करता है। अब वह आराम से जूही को करके पीछे वाली साइड में बैठा देता है। इतने आराम से बैठ रहा था कि मानो कोई कांच की गुड़िया हो और चोट लगने से टूट जाएगी। ये दोनों भाइयों की जान थी। इन दोनों भाइयों की जान अपनी बहन में बसती थी
और उसे कुछ हो भी जाए तो इन दोनों की जान निकल जाती थी। जूही अब तक इन दोनों भाइयों को देखकर तो इतना समझ ही चुकी थी। अब आयांश जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रेहंस जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट पर अपनी बहन के बगल बैठ जाता है। उसे हम मौका मिला था तो वह क्यों ही जाने दे, उसे अपने बहन के साथ वक्त बिताने को मिल जाता। चलने से पहले वह दोनों भाइयों ने घर पर फोन करके बता दिया था कि वह जूही को लेकर घर आ रहे हैं, इसलिए घर में भी जूही के आने की तैयारी चल रही थी। इधर कर में रेहंस जूही से कहता है, जूही तुम्हें हमारी फैमिली से मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा, सब बहुत प्यारे हैं और हमारा छोटा अंश तो सबसे प्यारा है। जूही सिर्फ उनकी बातें सुनी जा रही थी, तभी आयांश उसकी बातों को करेक्ट करते हुए कहता है कि हमारे नहीं, उसके ये फैमिली उसकी भी है, ये फैमिली हम सभी की है। रेहंस उसकी बातें सुनकर जब जाता है, वो कैसे भूल गया कि यह फैमिली तो जूही की भी है, फिर वह जूही से ऐसे कैसे बोल सकता है। और उधर घर में जूही की मां प्रिया राय ज्यादा बेसब्री से जूही का आने का इंतजार कर रही थी। वह एक जगह बैठ ही नहीं पा रही थी। वह हाल में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रही थी। उन्हें देखते हुए मिस्टर दक्ष राय ज्यादा बोलते हैं कि प्रिया बस भी करो, तुम्हारे इस तरह बार बार चक्कर लगाने से बच्चे जल्दी घर नहीं आ जाएंगे। अस्पताल से घर पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। पर प्रिया कहाँ उनकी बातें सुनने वाली थी, उसके चेहरे पर तो टेंशन साफ झलक रहा था। जब दक्ष राय ज्यादा देखते हैं कि उनकी बीवी उनकी बातें नहीं मान रही है, तो वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि यहाँ आओ मेरे पास, और अपने बगल सोफे पर इशारा करते हैं, लेकिन वह अब भी आने को तैयार नहीं थी। तभी वह प्यार से उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बच्चे आ जाएंगे, आप इतनी परेशान ना हो। वह इसलिए गुस्सा थी कि वह जूही को खुद लेने जाने वाली थी, पर उनके ये दोनों बेटे उन्होंने किसी को भी आने से मना कर दिया था और कहा था कि हम ऑफिस से आते वक्त जूही को अपने साथ लेकर आएंगे, इस वजह से नाराज थी। आप दक्ष राय ज्यादा जान गए थे कि उनकी बीवी इस तरह शांत नहीं होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का फोन नंबर डायल करके अपना फोन अपनी बीवी के हाथों में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि एक बार बात कर लो, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। उनकी बातों को सुनकर प्रिया जी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जल्दी से फोन को अपने कान पर लगा लेती है। तभी उधर से फोन रिसीव होता है और हेलो की आवाज आती है। जैसे ही यह आवाज सुनती हैं प्रिया जी एक सांस में ही बोलना शुरू कर देती है, बच्चे तुम सब कहाँ हो, क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी जूही कहाँ है, वो कैसी है, उसकी तबीयत तो ठीक है, तुम लोग निकल चुके हो कि नहीं, अब कब तक पहुंचोगे। उनकी इस नॉन स्टॉप बातों को सुनकर रेहंस तो अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मामा आप चुप होंगी तब तो हम कुछ बताएंगे। हम अस्पताल से निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और जूही भी ठीक है। बातों को सुनकर अब जाकर प्रिया के दिल को सुकून पहुंचता है और वह ठीक है कहकर फोन कट कर देती हैं। अब दक्ष की बहुत ही प्यार से प्रिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हो गया, अब तुम्हारे मन को तसल्ली मिल गई। अगर अब मन को तसल्ली मिल गई हो तो आकर शांति से बैठ जाओ, बच्चे आते ही होंगे। तभी वहां पर आयांश की पत्नी दीक्षा आ जाती है और वह अपने पापा मम्मी की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ पापा जी, मम्मी जी इतना क्यों परेशान है। तभी प्रिया बताती है कि जूही को डिस्चार्ज करके घर लाया जा रहा है, वह अभी पहुंचने वाले ही होंगे। ये सुनकर तो दीक्षा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि हाँ मम्मी जी आने दो जूही को, हम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपने हाथों से ही बढ़िया बढ़िया हेल्दी खाना बनाकर उसे खिलाएंगे ताकि जल्दी से वह रिकवर हो जाए। तभी उनकी बातों को सुनकर वहां पर जूही की चाची आ जाती है और वो काफी खुश होते हुए बोलते हैं, क्या कहा दीदी आपने, क्या जूही घर आ रही है। अरे वही, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वो बहुत ही ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। आखिर में खुश हो क्यों ना, वह जूही को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी, पर एक जूही थी कि उनको बिल्कुल भाव नहीं देती थी और उनकी किसी भी बातों पर उनको कभी कभी डांट भी देती थी, पर वो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसलिए उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती थी और उसके इतने गलत व्यवहार पर भी वह चुप रह जाती थी।
लेकिन आज काफी दिनों बाद जब जूही घर आ रही थी तो वह सब कुछ भूल कर उसके लिए खुश थी। वह काफी ज्यादा प्रीति थी और बहुत ही ज्यादा बोलती भी थी, पर जो भी बोलती थी बहुत प्यार बोलती थी, जिससे उनके बोलने पर सबको उन पर प्यार आता था। कोई उनकी बातों पर कभी नाराज नहीं होता था। वह थी भी बहुत ही प्यारी। तभी जूही की चाची रहती है कि अरे दीदी, जब जूही आ रही है तो मैं जाऊं जल्दी से उसकी आरती की तैयारी कर लूं। आखिर में हमारी बच्ची ठीक होकर घर आ रही है, उसे किसी की नजर ना लगे इसके लिए मुझे बताया तो लेनी ही होगी। उसकी बातों को सुनकर जूही की माँ और उसकी भाभी हंस देती हैं। वह देती है कि चाचा कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी, और यह सब इसलिए हो रहा था कि जब जूही की चाची सीमा राय ज्यादा हॉस्पिटल गई थी तो जूही काफी प्यार से उनसे बातें किया था। उन्हें एक उम्मीद हो गई थी कि शायद अब जूही उनसे नाराज ना रहे और सभी से प्यार से बातें करें, इसलिए भी वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अभी जूही की भाभी कहती हैं, माँ मैं जाऊँ अपनी प्यारी नंद जी का कमरा तैयार कर दूँ जिससे उन्हें रहने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी बातों को सुनकर प्रिया जी हाँ मैं सर हिला देती हैं। उनकी भाभी दीक्षा जल्दी से जूही के कमरे में चली जाती है और कैमरा सेट करने लगती है। सब काफी खुश थे घर में, क्योंकि जब से यह जूही ठीक हुई है तब से ही उन सबको अपनी पुरानी जूही की झलक उसमें दिख रही थी और उन सबको एक उम्मीद हो गई थी कि शायद उनको उनकी पुरानी जूही मिल जाए। इसी वजह से सब काफी ज्यादा खुश थे। अब तो घर आने पर ही पता चलेगा कि यह जूही पुरानी वाली जूही है कि कोई छलावा। तो दोस्तों, आगे जाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से एक्सप्लेना को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह स्टोरी आपको पसंद ना आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी को यहीं पर रोक देंगे क्योंकि स्टोरी लिखने में काफी मेहनत लगती है और बहुत सारा वक्त भी चला जाता है। हम कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। हमारे बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है कि स्टोरी बीच में ही तो नहीं रोक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये जितनी भी स्टोरी हम दे रहे हैं वो सभी पूरा कंप्लीट होगा, इसलिए आप स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए। बाकी आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। हमारी स्टोरी को पसंद करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। एपिसोड 8, जूही का घर आना। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कि जूही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर के लिए अपने दोनों भाइयों के साथ निकल जाती है। अब आगे जूही जैसे ही राय ज्यादा विला के आगे पहुंचती है तो वह देखती है कि यह काफी बड़ा घर था। सामने एक बड़ा गेट था। जैसे ही गेट के अंदर गाड़ी जाती है, जूही को सामने का नजारा देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। सामने बहुत ही बड़ा बगीचा था जो चारों तरफ फूलों से भरा हुआ था। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी जिससे वहां का वातावरण बहुत ही ज्यादा मनमोहक लग रहा था। आगे एक फाउंटेन बना हुआ था, उसमें एक लड़की अपने हाथों में कमल का फूल लिए हुए खड़ी थी और उसे कमल के बीच से पानी तेजी से गिर रहा था। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाउंटेन में बड़े बड़े हंस तैर रहे थे जो काफी मनमोहक लग रहे थे। तभी करविला के सामने आकर रुक जाती है। जूही के भाई बाहर निकलकर उसे आराम से कर से बाहर निकालते हैं। जूही जैसे ही कर से बाहर निकलती है, उसके दोनों भाई उसे जाकर दोनों तरफ से थाम लेते हैं जिससे जूही गिरे ना। उन्हें इस तरह से करता देखकर जूही को काफी अच्छा लगता है। उसके भाई उसकी बहुत ज्यादा करे कर रहे थे। वह जूही को लेकर धीरे धीरे घर के ओर बढ़ने लगते हैं और जैसे ही में डोर के पास पहुंचते हैं तभी सामने दादी उन्हें रुकने के लिए कहती है। जूही काफी आश्चर्य से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी ने उन्हें क्यों रोक दिया। जूही की माँ हाथ में आरती की थाल लेकर वहां आती है और वह जूही की आरती करती है, उन तीनों को तिलक लगाती है। फिर जल्दी से जूही की चाची सीमा जी आ जाती हैं और वह ढेर सारा मिर्च अपने हाथों में लेकर जूही केसर के चारों तरफ फेरने लगते हैं। ये देख तो जूही बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है। चाचा ये क्या कर रही है? वह सोच ही रही थी कि चाचा उसे बताती है कि बेटा मैं तुम्हारी नजर उतार रही हूँ जिससे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। यह बात सुनकर जूही के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है जिसे देखकर तो चाचा एकदम से ठिठक जाती हैं।
मैं जूही के होठों पर वो मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी लग रही थी। चाचा तो मानो जूही के उसे मुस्कुराहट पर ही फिदा हो गई थी। वो उसे एक तक ही देखे जा रही थी। तभी प्रिया जी बोलते हैं, अब रास्ते से हाथी भी जूही को अंदर आने दो। चाचा एक अपने होश में आती है, जल्दी से इधर उधर देखकर एक किनारे हो जाती हैं। अब दोनों भाई आराम से जूही को लेकर हाल में आते हैं और सोफे पर बैठा देते हैं। तभी जूही की माँ जूही के पास आकर बैठ जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा जी आपके यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई या फिर आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? तू ही उनकी बातों को सुनकर ना में अपना सर हिला देती है, फिर प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बातों को सुनकर प्रिया जी के दिल को तसल्ली मिलती है कि कम से कम उनकी बेटी ने उससे बात तो की। तभी जूही की चाची जल्दी से अपने हाथों में फलों का जूस लेकर आती है और वह जूही को देते हुए कहती हैं कि बेटा आप इसे जल्दी से फिनिश कर लो, क्योंकि आपको इस समय कमजोरी लग रही होगी। बात भी बिल्कुल सही थी, जूही को इस समय काफी कमजोरी फुल हो रही थी। वह जूस को लेकर तुरंत पी लेती है। इन सभी के प्यार को देखकर जूही अपने मन में सोचने लगती है, ये सब कितने प्यारे हैं और अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि पीहू के मम्मी पापा उसे प्यार नहीं करते थे। पीहू तो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसके मम्मी पापा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसकी हर विश उसके कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी और वह एक बड़े घर की भी बेटी थी और काफी संस्कारी भी थी। वह अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर शायद जिंदगी ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। ये कहा लिया जाए कि जिस पर उसने इतना भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसे उसकी जिंदगी ही छीन ली। अब तो किसी पर भरोसा करने से भी पीहू को डर लगता था, लेकिन जब से वह जूही के शरीर में आई थी तब से अपने इस नई फैमिली के प्यार को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो उनकी आंखों में देख सकती थी कि यह कोई फरेब नहीं था। ये तो जूही के लिए सच्चा प्यार था और अब ये फैमिली उसकी अपनी फैमिली है और उसे फैमिली को अपनी फैमिली मानकर आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में भी तो कोई नहीं था सिवाय इन लोगों के। अब वह इन्हें वह सब खुशियां देना चाहती थी जो जूही ने नहीं दी थी। वह अभी अपने मन में सोच ही रही थी कि उसकी चाची बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेराते हुए बोलते हैं, बेटा आप क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि आप हमें अभी पहचान नहीं रही हो, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप हमें पहचान जाओगी। आपसे तो हम सभी मिल चुके हैं, पर यह आपके दादी दादा हैं, आप इसे मिल लो। यह आपके दादा अमरजीत सिंह राय ज्यादा है और यह आपकी दादी उर्मिला सिंह राय ज्यादा है। जूही अपने दादा दादी की तरफ बड़े ही प्यार से देखती है। वह देख रही थी कि उसके दादा दादी उसे कितने प्यार से देख रहे हैं। वह फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपना सर हाँ में झुका देती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके दादा दादी का दिल खुश हो जाता है। उसकी बच्चों की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। अब आगे एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 9, वंश का जूही से मिलना। पिछले एपिसोड में अभी तक आपने पढ़ा कि जूही अपने घर आ जाती है और सभी जूही से बातें करने लगते हैं। अब आगे तभी वहां एक छोटे बच्चों की आवाज आती है, आप सब मुझे कैसे भूल जाते हो? जब देखो तब आप सब मुझे भूल जाते हो। इतना शिकायत करते हुए वह अपना गोलू मोलू समूह फुल लेता है। उसे बच्चों की उम्र 5 साल की थी। यह और कोई नहीं, अयांश और दीक्षा का बेटा वंश था। उसे बच्चे की आवाज सुनकर सभी उसे दिशा में देखते हैं जहां वह बच्चा खड़ा था। उधर देखते हुए सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और चाचा जी जल्दी से वंश के पास जाती हैं और उसके छवि छवि गालों को खींचकर बड़े ही प्यार से तुतलाते हुए बोलते हैं, वो मिला अंश? वंश बाबू नाराज हो गया क्या? हमारे प्यारे छोटे बेटू को क्या चाहिए? वह हमसे अच्छे कैसे नाराज हो सकता है? चाचा की बातों को सुनकर वंश अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोलता है, आप सब एक साथ हो जाते हो तो मुझे तो भूल ही जाते हो, और घर में कौन आया है मुझे नहीं बता रहे हो? अभी मिलना है, मुझे भी मिलाओ। तभी चाची प्यार से वंश के गालों पर किस करते हुए कहती हैं, वो मेरे स्वीटी आपको मैं जरूर मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे गालों में किस करना पड़ेगा। चाचा की बातों को सुनकर वंश अपना मुंह पाउट बनाकर उनकी ओर देखने लगता है।
क्योंकि वंश को किसी को भी किस करना अच्छा नहीं लगता है। तभी चाची हंसते हुए बोलती है, ओ मिला प्याला स्वीटी, कैसा मुंह बना लिया है, देखो तो कैसे लग रहा है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी चाची वंश को गोद में उठाकर जूही के सामने आ जाती है। जैसे ही वंश अपने सामने जूही को देखा है, वह जोर से चिल्लाता है, एंजल एंजल आप आ गई। अभी तक आप कहाँ गई थी? आप मुझसे मिलने नहीं आई थी? मैं आपके घर में ढूंढ रहा था पर आप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आप कहाँ चली गई थी? जूही तो वंश की इतनी प्यारी आवाज सुनकर एक तक वंश को बड़े ही प्यार से देख रही थी। उसे यह बच्चा बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारा लग रहा था और उसकी बातें तो उससे भी ज्यादा प्यारी थी। वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी आंखें बिल्कुल अपने पापा की तरह बुरी थी, क्योंकि उसे छवि चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल थोड़े बड़े थे, जिससे उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। हालांकि वंश जानता था कि जूही उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी और कभी कभी उसे फ्रस्ट्रेशन में दांत भी दिया करती थी, पर वंश जूही से ज्यादा नाराज नहीं रहता था। वह बच्चा था, जल्दी ही भूल जाता था, लेकिन वह जूही से बहुत प्यार करता था। जूही भी पहले वंश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर वक्त के साथ साथ का वंश के प्रति व्यवहार खराब होता चला गया और अब तो जूही उसे डांट भी दिया करती थी। अब जो जूही उसके सामने थी वो जूही नहीं, पीहू थी और उसे बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। पीहू जल्दी से अपनी दोनों बड़ों को फैला लेती है और बड़े ही प्यार से बोलता है, बच्चा मेरे पास आओ। ये सब देखकर वंश उसके पास चला जाता है। वह प्यार से वंश को अपनी गोद में बैठा लेती है और उसकी गालों में किस करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है। वंश को अपने पास महसूस करके पीहू को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे काफी सुकून मिल रहा था। ये प्यारा बच्चा और उसकी प्यारी बातें जूही के दिल को सुकून पहुंच रही थी। लेकिन वहां पर बैठे सभी लोग अपनी आंखें फाड़े यह नजारा देख रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जूही वंश को अपनी गोद में लगी, क्योंकि कई बार वंश जूही से जिद करता था अपनी गोद में लेने के लिए, पर जूही हर बार दांत कर वंश को दूर भगा दिया करती थी। पर आज इस तरह से वह वंश को प्यार कर रही थी, ये देखकर तो सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब उन्हें यकीन हो रहा था कि शायद उनकी जूही बदल रही है। अब तो वह भगवान से एक ही प्रार्थना कर सकते थे कि हे भगवान, उनकी जूही को बिल्कुल इसी तरह बनाए रखना। अब तक जूही काफी थक चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ झलक रहा था। जूही की मां ने जूही की तरफ देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अब जूही को आराम करने देना चाहिए। इसलिए वह तुरंत दीक्षा से कहती है कि दीक्षा बेटा, तुम जूही को उसके कमरे में ले जाओ। जूही काफी थक चुकी है और अभी अभी वह इतने बड़े हादसे से उठी है, इसलिए उसे आराम करने की जरूरत है। दीक्षा हाँ कहते हुए जूही के पास आ जाती है और वंश को उसकी गोद से लेकर बगल सोफे में बैठा देती है और जूही को बड़े प्यार से कहती है कि चलो जूही, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ आए। जूही भी हाँ करके दीक्षा के साथ चली जाती है। वह जैसे ही कमरे में पहुंचती है, वह देखी है कि उसका कैमरा बहुत ज्यादा बड़ा था। वहां चारों तरफ की सजावट देखकर तो उसका दिल खुश हो जाता है। वह कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। वहां पर महंगी एंटीक पीस लगी हुई थी। कमरे में चारों तरफ पिंक और व्हाइट कलर के रश्मि पर्दे लगे हुए थे जो हवा में झिलमिलाते हुए उड़ रहे थे। सामने एक बड़ी सी बालकनी थी जिसमें चारों तरफ फूल लगे हुए थे और फूलों की खुशबू उसे पूरे कमरे में फैली हुई थी। ये देखकर जूही को बहुत ही अच्छा लगता है और उसका दिल सुकून से भर जाता है। जूही की भाभी जूही को आराम से बेड पर लेट देती है और कहती है, आप आराम करिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता ले आती हूँ, आप उसे खा लीजिएगा, उससे आपको काफी बेहतर फील होगा। जूही भी हाँ में सर हिला देती है। अब आगे एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे का एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 10, खतरनाक माफिया दानिश ओबरॉय। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड में हम अपने हीरो की खतरनाक एंट्री करवा देते हैं, वरना आधे से ज्यादा हमारे प्यारे दोस्त तो नाराज ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बेसब्री से हीरो की एंट्री का इंतजार होगा। और कहीं हमने ये पूरा एपिसोड खत्म कर दिया और हीरो की एंट्री नहीं दी तो फिर से कमेंट में ये सारे फ्रेंड्स मुझे ढेर सारी बातें सुनेंगे।
जंगल के बीचों बीच एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर सोफे पर एक राजा के समान व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके दोनों तरफ दो पैंथर अपनी पूंछ हिलाते हुए बैठे हुए थे। वो आदमी सर से पांव तक ब्लैक कोट से ढका हुआ था। उसने चेहरे पर भी मास्क लगा रखा था। उसकी दो डार्क भूरी आंखें अपने सामने पड़े एक आदमी को घूरे जा रही थी। वह अपनी जगह से खड़ा होता है। उसकी लंबाई 6 फीट 7 इंच की थी। देखने में उसकी बॉडी बिल्कुल किसी मॉडल के तरह थी। बाकी उसके शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि वह आदमी देखने में कैसा लग रहा है। तभी उसकी जोरदार आवाज गूंजती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माफिया किंग को धोखा देने की। उसके बोलने के साथ ही उसके बगल बैठे दोनों पैंथर जो अब तक खड़े हो चुके थे वह जोर से दहाड़ते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी अपने मालिक के लहजे में ही उससे पूछ रहे थे कि तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, बताओ। वह आदमी उन तीनों को देखकर तर-तर कहां पर रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बाल बैठा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान थे। पूरे शरीर से खून बह रहा था। पता नहीं कितने दिनों से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। भगवान से सिर्फ अपनी मौत मांग रहा था लेकिन उसे मौत नहीं आ रही थी क्योंकि माफिया किंग की कैद में मौत इतनी आसान नहीं होती। माफिया किंग अपने हर दुश्मन को तड़प तड़प कर मारता है। वह उन्हें एक दिन में करने की कोशिश नहीं करता बल्कि हर रोज मार मार कर महीना जिंदा रखना है, जिससे हर दिन का दर्द का एहसास उसे कराया जाए। अब वह आदमी अपने आप को उसे दिन के लिए कोस रहा था जिस दिन वह केडी की बातों में आकर माफिया किंग के साथ गद्दारी कर बैठा था। वह रोते हुए माफिया किंग के सामने अपनी मौत की भीख मांग रहा था। तभी माफिया किंग ने चिल्लाते हुए उससे कहा कि जब तुम करते हो तो तब तुम्हें यह एहसास नहीं होता है कि तुम कौन सा गुनाह करने जा रहे हो, और जब आज पकड़े गए हो तो तुम्हें अपने दर्द का एहसास हो रहा है। कभी तुमने उन लोगों के दर्द के बारे में सोचा है जो तुम्हारी वजह से उन्हें मिलता है? अब जब दर्द देना जानते हो तो दर्द सहना भी सीख लो, क्योंकि यह माफिया किंग ऐसे किसी भी इंसान को नहीं बख्शेगा जो बच्चे और लड़कियों की तस्करी करते हो। तुम्हारी सजा तो मौत से भी बदतर मिलेगी, क्योंकि जो जिंदगी तुम उन लोगों को देते हो वह मौत से भी बदतर होती है। वह तो अपने आप को पता नहीं कितने दिनों तक इस उम्मीद में जिंदा रखते हैं कि शायद वह बच जाए और अपने परिवार वालों से मिल जाएं। इस दरमियान न जाने वह कितनी तकलीफों को कहते हैं, और तुम्हें तो अभी सिर्फ तकलीफ देना शुरू ही किया है और तुम इतने माँ। उसकी बातों को सुनकर उसे आदमी की तो रूह ही कांप जाती है। उसे आदमी को अंदाजा हो जाता है कि माफिया किंग उसे कितनी भयानक सजा देने वाला है। वह पहले से ही माफिया किंग के सजा के बारे में जानता था कि जब भी माफी किंग किसी को सजा देता है तो उसे जल्दी मौत नहीं आने देता। वह उसे मौत के मुंह से बार बार निकाल कर भी फिर से मौत के दर्शन करता है। उसे अपने हालातों पर तरस आने लगा, क्योंकि अब तो वह ना जी सकता था ना मार सकता था। उसकी जिंदगी अब मौत से भी बेहतर होने वाली थी। क्यों लालच में आया उसने, क्यों माफिया किंग से धोखा किया, यही सब वह सोच सकता था और अपने आप को कोस सकता था। तभी माफिया किंग ने उसके बाकी साथियों की ओर एक नजर डाली जो अधमरी हालत में बेहोश जमीन पर एक कोने पर पड़े थे। ये 4-5 आदमी थे जो इस आदमी के साथ में इसके कामों को अंजाम दे रहे थे, पर उन्हें क्या पता था यह आदमी किसके साथ धोखा कर रहा है। अगर उन्हें पता होता तो ये काम वह अपनी जिंदगी में कभी भी ना करते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी माफिया किंग ने एक नजर अपने पैंथर पर डाला। वह पैंथर जैसे अपने मालिक के नजरों को पढ़ना भी जानता था। वह पैंथर तुरंत आगे की ओर बढ़ जाते हैं और जाकर सीधे उन आदमियों के ऊपर झपट्टा मार देते हैं। दर्द के मारे उन आदमियों के मुख से एक भयानक चीज निकलती है। वह आदमी अब अपने पूरे होश में आ चुके थे। उनके शरीर को वह पैंथर नोच नोच के खा रहे थे। चारों तरफ दर्द भारी चीज ही सुनाई पड़ रही थी, पर वहां पर खड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह उनका रोज का काम हो। तभी उसके सामने पड़ा आदमी जिसका नाम एक खुराना था। ये सब देखकर डर के मारे की जान हलक पर अटक जाती है। बहर के मारे सांस लेना भी भूल जाता है। तभी वह माफिया किंग कुछ दूर पर खड़े बॉडीगार्डों से इशारा करता है
जिसके इशारे को समझकर एक बॉडीगार्ड बाहर जाता है और अपने साथ 4 बहुत ही हटते कैट 7 फीट के आदमियों को लेकर आता है। वो आदमी इतनी हेट कटे बॉडी बिल्डर थे कि उन्हें देखकर किसी के भी रोटी खड़े हो जाए, वह देखने में बड़े ही भयानक लग रहे थे। तभी माफिया किंग एक डरावनी आवाज में कहता है कि इनके साथ तुम तब तक वही करो जिन चीजों के लिए यह उन लड़कियों को बेच रहे थे। इन्हें भी तो पता चले जब कोई बिना मर्जी के उनके शरीर को नोचता है तो कैसा दर्द होता है। उन लड़कियों की तकलीफ इसके शरीर में देखनी चाहिए। इतना कहकर वह आदमी वहां से बाहर निकल जाता है। उसे आदमी के निकलते ही 2 आदमी और वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों आदमियों के मुंह में भी मास्क लगा हुआ था जिससे उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जूही के घर में जूही की भाभी जूही के लिए हेल्दी नाश्ता बनाकर ले जाती है और उसे बहुत ही प्यार से उठती है। तभी प्रियामन वहां पहुंच जाती है और वह जूही से कहती है, बच्चा उठो, कुछ नाश्ता कर लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। वैसे भी जूही को नींद नहीं लग रही थी, वो काफी देर से आराम कर रही थी। वह तुरंत उनकी आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती है। प्रियम उसके पास जाकर बैठ जाती है और बड़े प्यार से ही जूही को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। जूही को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वह उनकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए खाना खा रही थी और प्रिया माँ उसे खाना खिला रही थी। दोनों माँ बेटी के प्यार को देखकर उसकी भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है और उसकी जूही की बालियां लेते हुए कहती है, जूही आपको किसी की नजर ना लगे, आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। खाना खिलाने के बाद जूही को दवाइयाँ देती हैं और फिर प्रिया माँ कहती है, बेटा जल्दी इसे खा लो और फिर आराम करो। जूही दवाइयाँ लेकर खा लेती है। अब जूही को वह दोनों आराम करने को कहकर रूम से बाहर चली जाती हैं। जूही फिर से अपने बेड पर लेट जाती है और दवाइयाँ के असर से थोड़ी देर में ही उसे फिर से नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। आधी रात में अचानक ही जूही को अपने पिछले जन्म का सपना है आने लगता है। वह सपने में देखती है कि उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा है। वह जोर से चिकन चाहती है, चिल्लाना चाहती है। इस वक्त उसके शरीर में उसे आग के लपटों की जलन महसूस हो रही थी। इस वक्त जूही का पूरा शरीर पसीने से लटपट हो चुका था। वह जोर जोर से सांसें ले रही थी। तभी उसने अचानक देखा कि एक तेज रोशनी उसके सामने आती है और वहां पर एक धुंधली से परछाई बन जाती है। फिर वह जूही को आवाज देती है, जूही जूही तुम क्या मेरी बात सुन सकती हो? जूही सपने में ही उसे हाँ में जवाब देती है। तब वो परछाई जूही से कहती है कि तुम्हारा रिवर्स इस शरीर में कुछ मकसद के लिए हुआ है जो आगे चलकर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ अनजानी शक्तियां हैं, इसके बारे में तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल तुम अपने शरीर को मजबूत बनाओ और अपने चित्त को एकाग्र करो। सही वक्त आने पर वह शक्तियां खुद ब खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और जिस मकसद से तुम यहाँ आई हो उसमें वह तुम्हारा साथ देंगे। फिर वो परछाई एक तेज रोशनी फैलती हुई वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब होती है, दूसरी तरफ बेड पर लेटी जूही जोर से चौंक कर उठ जाती है और वह जोर जोर से सांस लेते हुए अपने चारों तरफ जल्दी जल्दी देखती है। उसे अपने चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वह अपने आप को बेड पर लेटा हुआ पाती है। अब वो समझ चुकी थी कि यह उसे एक सपना आ रहा था। ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ सपने में हुआ, ये सोचकर वह लंबी सांस छोड़ती है और थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब उसे क्या पता था कि यह सपना है या सच, वह तो आगे स्टोरी में चलकर आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां हमारे हीरो की एंट्री होने वाली है। एक 50 मंजिला इमारत जो धूप में साइन कर रहा था, उसके सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में दी ओबरॉय इंडस्ट्री लिखा हुआ था। उस इमारत के सामने 10 लग्जरियस ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। उसे कार से कई सारे बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं जो ब्लैक सूट में होते हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना वेल मेंटेन है। वह देखने से ही काफी ज्यादा ताकतवर और ट्रेड फाइटर की तरह लग रहे थे। ये सब और कोई नहीं, हमारे हीरो के पर्सनल बॉडीगार्ड थे जो सिर्फ हमारे हीरो के साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए हर वक्त रहते हैं। तभी बीच वाले कार के पास एक बॉडीगार्ड दौड़कर जाता है और कार का डोर ओपन करता है।
तभी उसमें से एक हैंडसम पर्सनैलिटी वाला लड़का बाहर निकलता है। वह देखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो कामदेव स्वर्ग से धरती पर उतर आए हो। उसकी आंखें बिल्कुल बुरी थी, उसके बाल हल्के भूरे गोल्डन साइन कर रहे थे। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा गोरा था। वह देखने में किसी विदेशी जैसा लगता था। उसकी हाइट 6 फीट 7 इंच की थी और यह और कोई नहीं, हमारे इस स्टोरी का हीरो मिस्टर दानिश ओबरॉय था, जो विदेश से कल ही आया था और आज अपनी कंपनी में एंट्री करने वाला है। तभी उसके पीछे वाली कार से 2 लड़के उतरते हैं। वह लड़के भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थे। इसकी हाइट भी 6 फीट 3 इंच की थी और दूसरा लड़का भी लगभग इसी के बराबर ही था। वो दोनों ही दानिश के बिजनेस पार्टनर और उसके बचपन के दोस्त थे, जो हर वक्त दानिश के साथ ही रहा करते थे। दानिश काफी ज्यादा क्रूएल और हार्टलेस किस्म का इंसान था। उसे गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता था और इन दोनों दोस्तों के अलावा उसका गुस्सा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो गुस्से में आकर कोई भी कदम उठा देता था। इस वजह से ये दोनों दोस्त हमेशा उसके साथ रहते थे, जिससे उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। उसका पहला दोस्त, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर और गोरा था, उसका नाम आयुष मुखर्जी था और दूसरे का नाम साहिल राय था। आयुष मुखर्जी यह भी बिल्कुल दानिश की तरह ही था, सख्त और कठोर दिल। इसके चेहरे को देखकर कोई नहीं अंदाजा लगा सकता था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। का चेहरा हर वक्त ही भावहीन रहता था, कोई भी इम्प्रेशन नहीं होता था। उसके उलट साहिल, जो रंग में इन दोनों से हल्का डीप था, वह काफी चंचल किस्म का इंसान था। वह खुश मिजाज किस्म का था। वह हमेशा खुश रहता था और सभी को हंसता रहता था और कहीं भी लड़कियां देखा था तो उनसे फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलता था। पर वह दिल का बहुत ही ज्यादा नेक और साफ दिल था। ये तीनों जहां भी रहते थे साथ में ही रहते थे, इसलिए इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड में आप सुनेंगे कि जूही को किस तरह से एक रहस्यमय जादुई अंगूठी मिलती है और इस अंगूठी का अपना एक पुराना इतिहास है। उसे अंगूठी को पकड़ जूही क्या करेगी और आगे अब जूही के साथ क्या होने वाला है और दानिश और जूही की मुलाकात किस तरह से होगी, यह आपको आगे के एपिसोड में हम बताएंगे। तो वीडियो से जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल SS एक्सप्लेना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी के आगे के पार्ट अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।